नमस्कार आप सभी को। आज की क्लास में हम देखेंगे इंडिया चाइना के बीच हुआ एक समझौता जिसका नाम था पंचशील। ठीक है, पंचशील समझौता। और इंडिया चाइना के जो रिलेशन है वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आता है और क्वेश्चंस यही रहते हैं कि इंडिया चाइना के बीच पंचशील समझौता क्या है, सीमा विवाद क्या है। तो सीमा विवाद के अंदर आपका 1962 की फ़ाइट और तिब्बत का मुद्दा ये सब आते ही हैं। और आगे चल के एक और पॉइंट आता है, क्या कहते हैं उसका नाम, क्वेश्चन था वो, हाँ, इंडिया चाइना की आर्थिक नीति क्या है, भारत और चाइना के बीच आर्थिक नीति और इंडिया चाइना के बीच बदलते संबंध। ये कुछ गिने चुने टॉपिक्स हैं जो एग्ज़ाम में कई बार रिपीटेड होते हैं, तो इनको अच्छे से तैयार रखें। ठीक है, चलिए हम अपनी स्टार्ट करते हैं। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद इंडिया चाइना के बीच ऑफिशियली जो सबसे बड़ा समझौता हुआ था वो इंडिया चाइना के बीच पंचशील के नाम से हुआ था। ठीक है, और नेहरू जी का झुकाव हमेशा उस टाइम थोड़ा चाइना की तरफ था। और उस टाइम के जो हमारे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, पहले ही थे, वो तो चले गए थे बाद में, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का हमेशा मानना था कि नेहरू जो है एक अच्छा मित्र नहीं है और चाइना के साथ ज़्यादा विश्वास करना ठीक नहीं होगा। और सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे आयरन मैन थे। ठीक है, और ये हमारे देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी रहे थे। ठीक है, कोई बात नहीं। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने मना करा था, लेकिन नेहरू जी ने रिलेशन बनाए थे। लेकिन अपने अपने तर्क थे, जो भी थे उस टाइम, जो भी कंडीशंस थी वो अपने हिसाब से सही थी। जो भी थी, जो भी फैसले लिए गए ठीक ही लिए गए थे। जो भी था उस पर हम ज़्यादा नहीं कहना चाहते। चलो हम अपने टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, पंचशील। ठीक है, पंचशील या शांतिपूर्ण से अस्तित्व के 5 सिद्धांत पर पहली बार औपचारिक रूप से भारत और चीन के तिब्बत क्षेत्र के बीच व्यापार और शांति के समझौते पर 28 अप्रैल 1954 को हस्ताक्षर किए गए थे। यह समझौता तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, चीन के प्रीमियर या कह लो प्रधानमंत्री जिसका नाम था चाउ एन लाई, के बीच हुआ था। पंचशील समझौता चीन के क्षेत्र तिब्बत और भारत के बीच आपसी संबंध और व्यापार को लेकर हुआ था। ठीक है, आपसी व्यापार को लेकर हुआ था। ठीक है ना। पहले के टाइम जो था तिब्बत आज़ाद था, लेकिन उस पर चाइना के द्वारा कब्ज़ा कर लिया गया था। ठीक है, ऐसे समझ सकते हो भाई। थोड़ी ड्राइंग ख़राब हो जाए तो माफ़ करना। ठीक है, ये हिस्सा जैसे ये हो गया आपका नेपाल था। ठीक है, और ये जो ऊपर का हिस्सा है ना, ये वाला, ये था तिब्बत। और इसके ऊपर ये सारा का सारा इलाका चाइना का था। और चाइना ने इसके ऊपर क्या कर कब्ज़ा कर लिया था, जिसके बाद ये पूरा का पूरा इलाका क्या कहलाता है आपका, चाइना। और तिब्बत को कब्ज़ा कर लिया था। ठीक है, ये सब हुआ था। वो समझ लो, पहले तिब्बत थोड़ा सा इंडिपेंडेंट था, आज़ाद था, वो यूँ कह सकते हो, लेकिन चाइना ने उस पर कब्ज़ा किया। कोई बात नहीं। पंचशील संधि विच्छेद, जिसका मतलब पंच प्लस शील अर्थात 5 सिद्धांत या विचार। ठीक है ना। और ये पंचशील का जो सिद्धांत है वो लिया गया था बौद्ध भिक्षु से प्रभावित होकर, महात्मा बुद्ध के अभिलेख ग्रंथ से प्रभावित होकर, ऐसा भी कह सकते हो। ठीक है, अच्छा कहना यही रहेगा कि महात्मा बुद्ध के अभिलेख से प्रभावित होकर पंचशील सिद्धांत को लिया गया था। इसमें 5 नाम थे। ठीक है, तो यहाँ भी लिखा है पंचशील ऐतिहासिक बौद्ध अभिलेखों से लिया गया है। अप्रैल 1954, ठीक है, ऐसे ये हुआ था आपका 28 अप्रैल को। ठीक है, अप्रैल 1954 में भारत ने तिब्बत को चीन का हिस्सा मानते हुए, ठीक है, 1954 में भारत ने तिब्बत को चीन का हिस्सा मानते हुए चीन के साथ पंचशील के सिद्धांत पर समझौता कर लिया। इस सिद्धांत के मुख्य बिंदु थे, ठीक है ना, दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करना। 1962 की जो फाइट का जो बड़ा मुद्दा था वो उसी के नाम से लिया गया था कि भारत ने चीन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया है।
ठीक है, सबसे बड़ा पॉइंट यही था। और यहाँ भी आप लाइन में देख सकते हो, यहाँ भी लिखा हुआ है कि भारत ने तिब्बत को चीन का हिस्सा मानते हुए भारत ने भी माना था कि तिब्बत क्या है, चाइना का हिस्सा है। तो ऑब्वियसली बात है, एक दूसरे देश पर आक्रमण ना करना, शांतिपूर्ण सह की नीति का पालन करना, परस्पर सहयोग एवं लाभ को बढ़ावा देना। एक पहले का मतलब होता है एक दूसरे के इंटरनल मैटर में हस्तक्षेप नहीं करना है, एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति बनाना, ऐसी पॉलिसी मेकिंग करना जिससे दोनों देश के बीच कोई भी वाद विवाद ना हो, परस्पर सहयोग करना ताकि दोनों देशों को प्रॉफिट हो सके ज़्यादा से ज़्यादा, सभी देशों द्वारा अन्य देशों की क्षेत्रीय अखंडता और संपूर्णता का सम्मान करना, यानी कि सभी देशों की आज़ादी को सम्मान देना। ठीक है ना। पंचशील संधि ने भारत और चीन के संबंधों के तनाव को काफ़ी हद तक दूर कर दिया था। इन संधि के बाद भारत और चीन के बीच व्यापार और विश्वास बहाली को काफ़ी बल मिला था, यानी कि दोनों के बीच ट्रस्ट बढ़ गया था। अच्छा, इसी बीच हिंदी चीनी भाई भाई के नारे भी लगाए गए थे। ठीक है ना। अब एक मूवी देखना पलटन, ये हिंदी चीनी भाई भाई के कितना ये करते हैं, ड्रामा करते हैं, कितना दोगलापन करता है ये चाइना वाले हिंदी चीनी भाई भाई का। एक बार पलटन मूवी आप ज़रूर देखना। ठीक है। इसमें ये है पूरी लाइन में, पंचशील समझौते से कि इंडिया चाइना के रिलेशन बहुत अच्छे सुधर गए थे। ठीक है। और ये कुछ सिद्धांत रखे थे पंचशील, तो इसका सीधा सा मतलब इतना ही था। बाकी इसमें और भी चीज़ें देख लेते हैं। नोट करके लिखा है कि अरे यार मत आओ नोटिफिकेशन। चलो नोट करके क्या है, दुनिया की दो बड़ी सभ्यताओं ने ये साथ रहने की नई मिसाल पेश की, पर हिंदी चीनी भाई भाई के पीछे कुछ ज़रूरी बातें दब गईं। इसकी बड़ी कीमत भारत को चुकानी पड़ी। दरअसल समझौते के अंतर्गत भारत ने तिब्बत को चीन का एक क्षेत्र स्वीकार कर लिया। ठीक है ना। भारत को 1904 की एंग्लो तिब्बतन ट्रीटी के तहत, ठीक है, एक समझौता हुआ था जिसका नाम था एंग्लो तिब्बतन ट्रीटी के तहत तिब्बत के संबंध में जो अधिकार मिले थे, भारत ने वे सारे अधिकार इस संधि के बाद छोड़ दिए। यानी कि तिब्बत को जो राइट्स मिले थे, ठीक है ना, वो सारे राइट छोड़ दिए। ठीक है ना। और उस तिब्बत को चाइना का क्षेत्र मान लिया। इस पर नेहरू का जवाब था कि उन्होंने क्षेत्र में शांति को सबसे ज़्यादा अहमियत दी और चीन के रूप में एक विश्वसनीय भरोसेमंद दोस्त देखा था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला था कि ये चाइना अच्छा दोस्त नहीं है, ये भरोसेमंद नहीं है, कभी भी पलटन मार सकता है। ठीक है। तो थोड़ा सा हमें दूरी और सावधान बने रहना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके। लेकिन उनको नहीं लगा कि भाई चाइना बढ़िया दोस्त है। उनको लगा था कि आसपास के पड़ोसियों के साथ भी माहौल अच्छा बना रहेगा और चाइना जनसंख्या पावर में भी अच्छा देश है, अंतर्राष्ट्रीय पे भी इसकी पहुंच अच्छी है, तो कम से कम ये काम आएगा। तो अपनी अपनी एक नीति थी। आगे देखते हैं मैकमोहन लाइन, इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है। सीमा विवाद के जब क्वेश्चंस आएंगे तो मैकमोहन ये सब आता ही है। मैकमोहन लाइन, अक्साई चीन पे कब्ज़ा, POK, ये सब आता है। POK पाकिस्तान के साथ आ जाता है, लेकिन ये यहाँ भी पूछ लेते हैं कभी कभी। चलो मैकमोहन लाइन क्या है। ठीक है। तब के नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर लाइन एजेंसी, ठीक है, और आज का अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो चीन से लगती है, ठीक है, तब उसको नेफा वगैरह कहते थे। जो आज के अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो चीन से लगती है उसे मैकमोहन लाइन कहते हैं। ठीक है। वो सीमा जो चाइना से लगती है उसे मैकमोहन लाइन कहते हैं, सिंपल से। जिसे शिमला में ब्रिटिश इंडिया, तिब्बत और चीन ने 1914 में मिलकर तय किया था। तो ये 1914 में मिलकर ट्रीटी को साइन किया था। चीन की सरकार इस जबरन तैयार की गई सीमा रेखा मानती थी। ठीक है ना। चीन की सरकार इसे जबरन तैयार की गई, मतलब कि बोलती रहती जबरन किया है हमें, हमारी पार्टिसिपेट नहीं थी, जो भी है, लेकिन इस सीमा को मानती थी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू बनाई गई थी। सीमा वगैरह जो खींची थी
उसका चाइना जो है पालन करती थी, ठीक है। 1914 में इसको सब कुछ तय किया था। जो नक्शा हम आज बनाते हैं पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट उस और चाइना जब अपना नक्शा छापता है तो भारत के कुछ हिस्से कब्जा कर लेता है, जो कि गलत है। कहने का मतलब ये है 1962 की फाइट से पहले भारत की सीमा जहाँ तक जाती है उसका वो पूरा पालन करता था, लेकिन 1962 पे जब तिब्बत वाला मुद्दा क्रिएट होने लग गया तो उसने मानने से मना कर दिया कि हम नहीं मानेंगे। बस भारत के स्वतंत्रता के बाद इस सीमा को लेकर चीन ने चुप्पी साधी हुई थी, ठीक है। और 1952 में भारत और चीन के बीच इस मामले को लेकर मीटिंग हुई, जिसमें भारत जानना चाहता था कि आखिर चीन के मन में चल क्या रहा है। भारत ने चीन की चुप्पी को चीन की सहमति समझा और भारत समझने लगा कि मैकमोहन लाइन के विषय में चीन को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चीन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पर बात यही नहीं रुकी और 29 अप्रैल 1952 को भारत ने उस संधि पर दस्तखत कर दिया जिसमें पंचशील समझौता कहा जाता है। इसमें शांति के साथ रहने और दोस्ताना संबंध की बात कही गई थी, ठीक है। ये जो 29 अप्रैल है, कोई कहता है 28 अप्रैल है, कोई 29, लेकिन आप 28 लिख देना, ठीक है, कोई बात नहीं, दोनों में से कोई भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ज़्यादा दिक्कत आ रही तो अप्रैल का महीना लिखते हैं, वैसे 28 तारीख है, कोई बात नहीं। इसमें शांति के साथ दोस्ताना संबंध की बात भी कही गई थी, शांति वगैरह बनाएंगे और आंतरिक मामलों में अच्छे से नहीं कहेंगे। अब ये देखो, ये कुछ लाइन है, ठीक है। ये जो रेड रेड हो रखा है ना, ये रेड रेड, ये वाली लाइंस, इस लाइंस को ये क्या कहते हैं, मानने से मना कर दिया था इसने, चाइना ने। 1914 में जो लाइन थी उसको तो एक्सेप्ट करता था पहले, लेकिन बाद में मानने से क्या कर दिया, मना कर दिया कि हम नहीं मानेंगे भाई, क्योंकि क्या है, ये गलत बात थी। क्योंकि यहाँ पर जो ये चीन जो आपको दिख रहा है, पहले यहाँ पर आता था तिब्बत, फिर इसने यहाँ पे तिब्बत पे कब्जा करा और पूरा इलाका हड़प लिया गया, ठीक है, जिसे आज चाइना वर्तमान में देखते हो, ठीक है। और यहाँ से के अंदर भी घुसाया भारत के कुछ हिस्सों पर, और ये कहता है कि क्या कहते हैं, ये चाइना की ज़मीन है, भारत की नहीं है। और 1914 में जो लाइन खींची थी वो गलत तरीके से की थी, इसे हम नहीं मानते। तो भारत के कुछ हिस्से, अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्से पे कब्ज़ा वगैरह किया गया था। बाकी जो रेड मार्किंग दिखी है ये वाला, और ये जो डॉट 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 करके दिख रहा है ये वाला, ये LO से आ जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा। और ये सारा इलाका आ जाता है आपका POK में, ये POK वाला कलेश होता है, लड़ाई झगड़ा। ये इस वाले हिस्से पे भी पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा था और हरामखोर ने पता नहीं क्या करके दहेज के रूप में चाइना को दे दिया था, जिसके ऊपर यहाँ भी लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। जो भी है, ये सारे के सारे मुद्दे हम आगे चल के हम पढ़ेंगे अच्छे से, लेकिन इतना समझो कि जो लाइन्स है, ये जो पूरी हमारी लाइन्स थी, ये पूरा भारत की सीमा थी, जिसे चाइना ने मना कर दी थी 1962 के बाद। ओके, कोई बात नहीं। तिब्बत पे भी हथिया लिया था, कब्जा कर लिया था, जिससे ये पूरा इलाका माना जाता है। आगे देखते हैं। पंचशील समझौते के बाद चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई भारत आए। दुनिया भर की बातें हुई पर सीमा के बारे में कोई बात नहीं हुई। नेहरू भी चीन गए, जहां उनका ज़बरदस्त स्वागत हुआ। इसी माहौल में 1956 के नवंबर महीने में एक बड़ी घटना हुई। चाउ एन लाई विदेशी दौर में भारत में थे। तिब्बत के सबसे बड़े धर्म गुरु दलाई लामा भी भारत में थे, और आज का अरुणाचल प्रदेश, यहाँ सब में, असम में कौन है, दलाई लामा वगैरह रहते हैं। और आप सभी ने इन दलाई लामा को देखा ज़रूर होगा कि कैसे दिखते हैं। एक तरह से वैसे कपड़े पहनते जो मार्शल आर्ट करने वाले लोग नहीं होते, वैसे उस टाइप के। और आप सभी ने अपने जीवन में इनको एक ना एक बार ज़रूर देखा होगा। चलो आगे देखते हैं। वह तिब्बत में चीन की नीतियों से परेशान थे, क्योंकि चीन जो है कब्जा कर रहा था, दबाव बना रहा था, ठीक है, तिब्बत के ऊपर। तो ऑब्वियसली बात है, वहाँ के लोग परेशान तो होंगे ही होंगे। उन्होंने एक बड़ी पहल की, वह भारत में शरण लेने आए, ठीक है। प्रधानमंत्री नेहरू ने
उन्हें शरण देने से असमर्थता जताई कि भाई हम अभी दे नहीं सकते ठीक है ना शरण। उन्हें समझा बुझाकर वापस भेज दिया गया। नेहरू तिब्बत को लेकर चीन की परेशानी को बढ़ाना नहीं चाहते थे, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ 1957 में सितंबर महीने में चीन की सरकारी अखबार पीपल डेली में एक खबर छपी कि चीन के शिंकियांग से तिब्बत तक जाने वाली सड़क, ठीक है, चाइना से लेकर तिब्बत तक जाने वाली सड़क क्या होगी, पूरी तरीके से बन चुकी है। ये भारत के लिए बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि सड़क बनने से किसी भी देश को आसानी से गुलाम, अत्याचार, उसके संसाधनों का दोहन, ये सब भी किया जा सकता है। डेवलपमेंट की बात तो अलग है, लेकिन ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। और इंडिया में सड़क, रेलवे, ये सब क्यों बनाए? देश के विकास के लिए नहीं था, काफ़ी चीज़ें इसका मिसयूज़ किया, संसाधनों का दोहन करना, ईजिली आर्मी उतार देना, बहुत सारी चीज़ें थी। तो इसी बात से नेहरू जी को भी दिक्कत आई थी कि चाइना ये क्या कर रहा है, ओके, सड़क बनाकर। शिंकियांग छोड़ो, यूँ तो चाइना से तिब्बत तक जाने वाली सड़क अक्साई चीन से होकर जाती थी, ठीक है। अब सोचोगे अक्साई चीन क्या है? अक्साई चीन वाला इलाका ये है, ठीक है, ये वाला इलाका जिसे चाइना ने हथियार रखा है, ये सब, ये अक्साई चीन, ये सब, इसे अक्साई चीन बोलते हैं, जिसे चाइना ने कब्जा कर रखा है। ये वही इलाका था जिसे भारत अपना मानता था, ठीक है। चीन की अक्साई चीन को लेकर असली नीयत क्या है, ये जानने के लिए प्रधानमंत्री ने सीधे चौ एन-लाई को चिट्ठी लिखी। चीन के प्रधानमंत्री ने नेहरू के इस खत का जवाब 1 महीने बाद दिया। उन्होंने कहा था कि चीन और भारत की सीमा औपचारिक तौर पर तय नहीं की गई, यानी ऑफिशियली ये तय नहीं किया गया। वाह, मतलब किसी डायरेक्ट बात नहीं, तो साइन कौन कर रहा था उस टाइम? और चीन ने ये मसला इसलिए नहीं उठाया क्योंकि वह दूसरे कामों में क्या था, व्यस्त था। ब्रिटेन से थोड़ी पंगा लेगा उसने, तो जो भी है ये दोगलापंती है इसकी। साफ था कि चीन का रवैया बदल रहा था और भारत चीन के बदले हुए रूप को परख पाता इससे पहले घटनाओं ने एक नया रूप ले लिया। घटना क्या होती? लड़ाई झगड़ा। तिब्बत में चीन के खिलाफ बगावत हो गई। दलाई लामा को लगा कि चीन की फ़ौज उन्हें गिरफ्तार करने वाली है, और ये रात में निकले थे दलाई लामा, ठीक है, रात में तिब्बत को छोड़ के भारत में आए थे तुरंत। वे अपने साथियों के साथ तिब्बत से भाग गए और एक बार फिर भारत की तरफ आया। भारत सरकार ने उन्हें आने की इजाज़त दे दी और 24 अप्रैल 1959 में नेहरू खुद उनसे मसूरी में मिलने गए। प्रधानमंत्री दलाई लामा से मिलना चीन को रास नहीं आया, उसको पसंद नहीं आया कि भारत के प्रधानमंत्री क्यों गए दलाई लामा से मिलने के लिए। क्या वो इतना इम्पोर्टेंट हो गया कि एक देश का प्रधानमंत्री उनसे मिलने जाएगा? तो वो चिढ़ गया था, क्यों ना मिले भाई साहब। दलाई लामा का जिस तरह से भारत में स्वागत हुआ वह भी उन्हें रास नहीं आया चाइना को। अब दोनों देशों में डिप्लोमेसी कम, राजनीति ज़्यादा होने लगी, यानी कि ड्रामा होने लग गया। प्रधानमंत्री नेहरू चीन के साथ बिगड़ते रिश्ते को ज़्यादा पब्लिसिटी नहीं देना चाहते थे, पर यह मसला संसद में थमा नहीं और अन्य सांसद नेहरू पर जानकारी छुपाने का आरोप क्या है, लगाने लग गए, ठीक है, कि नेहरू जी ने ये छुपाया, वो छुपाया, ऐसे आरोप वगैरह, यानी आंतरिक झगड़े स्टार्ट हो गए थे। विदेश संबंध तो गए भाड़ में, आंतरिक संबंध बिगड़ गए। और सन 1959 में तिब्बत विद्रोह की शुरुआत में अपनी जान की रक्षा करने के लिए दलाई लामा और उनके अनुयायी CIA, ठीक है, अमेरिका की संस्था है CIA, की मदद से तिब्बत से भागकर 1959 में असम में पहुंच गए। भारत ने उन्हें शरण दी, बस यहीं से भारत और चीन के बीच समझौता खतरे में पड़ गया, क्योंकि समझौते में लिखा था कि एक दूसरे के आंतरिक मामले में दखल नहीं देंगे, और भारत ने भी तिब्बत को चाइना का एक हिस्सा माना था, तो ऑब्वियसली बात है। इसके बाद रिश्ते खराब होते गए और चीन सरकार के बढ़ते विरोध के बीच वहाँ की सरकार ने जनता को शांत कराने के लिए देशभक्ति अलग जगाते हुए भारत के खिलाफ सन 1962 में एक तरफा युद्ध की घोषणा
कर दी। मतलब कि ऑब्वियसली बात है, इस तरह से अपने चाइना ने देश में प्रचार करा कि हमारी मित्रता का उल्लंघन करा गया, हमारे आंतरिक मामलों में दखल दी गई, ये वो, इसलिए हम युद्ध की घोषणा करते हैं ये सब। इस युद्ध के लिए ना तो भारत की सेना तैयार भी और ना ही यहाँ की सरकार, ना सेना और गवर्नमेंट। जब सेना ही नहीं तैयार तो गवर्नमेंट कहाँ से हो जाएगी इसका, क्योंकि युद्ध तो आर्मी लड़ती है, नेता नहीं। इसका परिणाम ये हुआ कि चीन ने भारत की ज़मीन का बहुत बड़ा हिस्सा कब्जा कर लिया, जो आपने अभी देखा था मैप में वो सब। इस प्रकार पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच आर्थिक राजनीतिक संबंधों को ठीक करने की दिशा में उठाया गया एक सोचा कदम, लेकिन चीन ने इसका गलत फ़ायदा उठाया और भारत की पीठ में छुरा मारने का क्या करा था, काम किया था, धोखाधड़ी करी थी। क्योंकि जो सीमा पहले 1914 वगैरह में निर्धारित कर दी गई थी तो उसको मान लेना चाहिए। जब 1904 में भारत ने तिब्बत को एक हिस्सा मान लिया था तो इसको भी मान लेना चाहिए था, लेकिन नहीं। और हम अगली क्लास में पढ़ेंगे भारत और चीन के बीच 1962 में एक युद्ध हुआ, फाइट हुई थी, उसके बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपना कमेंट भी ज़रूर दें। और भाई वीडियोस रिकॉर्ड होने में थोड़ा सा समय लगता है।